गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? माई सेल्फ डॉक्टर डीएन गुप्ता। बच्चों, जैसे कि आपको पता है इस समय हमारी जो यूनिट चल रही है वो चल रही यूनिट नंबर 3, यस, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं इस यूनिट नंबर 3 के। पहला सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और जो सेकंड चैप्टर था हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और इन दोनों चैप्टर्स के बाद हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं जो नेक्स्ट चैप्टर था बायोमॉलिक्यूल। ये जो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है आपको पता है इन दोनों चैप्टर्स के बीच में था। इस बायोमॉलिक्यूल चैप्टर्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या स्टडी करनी है। तो बच्चों, अगर इस चैप्टर को आप देखेंगे तो आपको जो एक लिस्ट मिलेगी प्रॉपर कि क्या क्या हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि कैसे केमिकल कंपोजिशन जो हमें मिलता है उसको हम कैसे एनालाइज करते हैं। सेकेंड, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है। थर्ड, हम सीखेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशंस क्या है, किसको बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, पॉलीसेकेराइड्स कैसे बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोटीन का प्रॉपर स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, और नेचर्स क्या होता है बॉन्ड का जो मोनोमर्स को आपस में लिंक करके पॉलीमर को बनाते हैं। इसके अलावा भी कुछ और चीजें हम लोगों को इस चैप्टर में कंप्लीट करनी है। बच्चों, क्या क्या देखना है? हमें देखना है कि डायनामिक स्टेट क्या होता है बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, अर्थात मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर हम बात करेंगे कि मेटाबॉलिक बेसिस क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग स्टेट क्या होती है, और लास्टली हम देखेंगे एंजाइम्स के बारे में। देखेंगे कि एंजाइम्स की प्रॉपर डेफिनेशंस क्या है, कितने तरीके के एंजाइम्स हैं, इनका फंक्शंस क्या होता है, इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म क्या होती है। इन सारी चीजों को हम लोगों को इस बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में फिनिश करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पैराग्राफ है बच्चों इस चैप्टर का, वो फर्स्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का क्या कहता है। चलिए हम लोग इसको कंप्लीट करना यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर इस पैराग्राफ को आप बच्चों देखेंगे तो आप पाएंगे यहां पर क्या कह रहा है फर्स्ट पैराग्राफ, कि जब आप अपने बायोस्फीयर को देखते हैं बच्चों, जब हम अपने बायोस्फीयर को देखते हैं तो हम यहां पर पाते हैं कि आपको एक वाइड डायवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में ये अराइज होता है कि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्या सबके सब सेम केमिकल से बने हुए हैं? पहले तो ये क्वेश्चन अराइज होगा। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कहें कि क्या ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम एलिमेंट्स या सेम कंपाउंड्स के बने हैं? तो इसके बारे में बच्चों आप सीखेंगे केमिस्ट्री में कि कैसे हम एलिमेंटल एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं, कैसे एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं। सेकेंड, यदि हम परफॉर्म करें एक ऐसा एनालिसिस को, किसके रेफरेंस में, प्लांट टिश्यू के रेफरेंस में या एनिमल टिश्यू ले लें उस पे हम परफॉर्म करें, या हम एक माइक्रोबियल पेस्ट बना लें और उसमें हम देखें कि जो टिश्यू है इसमें किस तरीके के केमिकल कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो इसके लिए प्रॉपर हमें एक एनालिसिस करनी होगी। हम इससे पता लगा सकते हैं कि इन एनिमल टिश्यू के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? तो वी ऑब्टेन ए लिस्ट, और जब हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पूरी आपको एक एलिमेंट की लिस्ट, बहुत सारे एलिमेंट्स की लिस्ट तैयार होगी। इन एलिमेंट्स में आपको कार्बन मिलेंगे, हाइड्रोजन मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेंगे और बहुत सारे दूसरे रिस्पेक्टिव कंटेंट्स आपको उस यूनिट ऑफ मास अर्थात लिविंग टिश्यू में देखने को मिलेंगे। पूरी की पूरी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, यदि हम सेम एनालिसिस हम कहां पर करें, अर्थ क्रस्ट को, पृथ्वी के एक अर्थ क्रस्ट जो है उसको ले लें और वहां पर उसका एक सैंपल ले लें, जो सैंपल कैसा है, नॉन लिविंग मैटर का है, और उस पर भी हम वही एनालिसिस परफॉर्म करें जो हमने लिविंग टिश्यू में किया था। तो बच्चों यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको सिमिलर लिस्ट एलिमेंट्स की मिलेगी।
जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहे थे, जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहे थे, वो सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं वो आपको जो नॉन लिविंग मैटर ने लिया है अर्थ क्रस्ट का, वहां पर भी आपको देखने को सेम ही मिलेगा। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है? जो दो लिस्ट हमने बनाया है लिविंग और नॉन लिविंग में, जो हमने परफॉर्म किया है एक्सपेरिमेंट, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? तो एनसीईआरटी कहती है अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स की बात करें तो आपको यहां पर कोई भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, कोई डिफरेंस आप नहीं कर पाएंगे। वही एलिमेंट्स जो आपको अर्थ क्रस्ट में मिल रहे हैं, वही के वही एलिमेंट्स आपको जब एनिमल टिश्यू को आप एनालाइज करेंगे तो आपको वही एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है? यदि सभी एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स आपको अर्थ क्रस्ट के सैंपल में मिल रहे हैं, वही एलिमेंट्स आपको लिविंग टिश्यू के सैंपल में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप थोड़ा सा क्लोजर एग्जामिनेशन करेंगे, आप थोड़ी सी डीप एनालिसिस करेंगे, तो बच्चों आप पाएंगे कि आपको यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स के रेफरेंस में इनका जो परसेंटेज है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, हायर देखने को मिलेगा। और इसकी लिस्ट प्रॉपर आपकी एनसीईआरटी दिखा रही है। जरा उस लिस्ट को देख लेते हैं तो चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। लिस्ट में क्या दिखा रहा है आप देखें, ये प्रॉपर लिस्ट दी हुई है। अगर इस लिस्ट को आप ध्यान से देखें बच्चों, तो यहां पर एक कंपैरिजन किया गया है जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं नॉन लिविंग मतलब अर्थ क्रस्ट में, और लिविंग मैटर मतलब टिश्यू के अंदर। तो यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो जहां अर्थ क्रस्ट में इसका 0.14% है बच्चों अपने वेट का, यहां पर ये 0.5 मिल रहा है, मतलब ज्यादा है। अगर हम कार्बन की बात करें तो यहां कार्बन आपको 0.03 मिल रहा है, यहां आपको 18.5 मिल रहा है। यहां पर ऑक्सीजन देखें 46.6 है, लेकिन यहां पर 65.0 है। इसका मतलब क्या है कि अर्थ क्रस्ट के रेफरेंस में अगर एक पर्टिकुलर वेट को अगर आप आधार बनाएं तो आपको लिविंग टिश्यू में इनका परसेंटेज कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का वो आपको ज्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन ऑफ अर्थ क्रस्ट। यही चीज उसमें बताई गई है और पूरी की पूरी आपकी टेबल यहां पर बना दी गई है। चलिए हम लोग अभी उसी पैराग्राफ पे पहुंचते हैं बच्चों। ये जो पैराग्राफ में हम लोग ने क्या क्या देखा, कि अर्थ क्रस्ट से ज्यादा जो कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज है वो आपको कहां ज्यादा मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। चलिए अब सेकंड पॉइंट ये आता है कि हम कैसे एनालाइज करें लिविंग टिश्यू के अंदर केमिकल जो कंपोजिशन, कैसे हमको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर केमिकल कंपोजिशन कैसा है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं। तो भाई इसको परफॉर्म करने के लिए हमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा। अगर हम बात करें कि किस तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इसका पता हम कैसे लगाएंगे, तो हमको इसके लिए एक सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा। क्या करना होगा, हमको एक केमिकल एनालिसिस करनी होगी। तो सबसे पहले जो केमिकल एनालिसिस करेंगे हम किसकी करेंगे, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा लिविंग टिश्यू ले लेंगे। टिश्यू का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल। और ये जो ग्रुप ऑफ सेल जो टिश्यू है वो टिश्यू के फॉर्म में हम कोई सब्जी ले सकते हैं, वेजिटेबल का ले सकते हैं, है ना, पत्ती वगैरह ले सकते हैं, या हम लीवर का एक पीस छोटा सा टुकड़ा काट लें। और ये जो हमने ये जो लिविंग टिश्यू लिया है इसको हम ग्राइंड कर लें। हम इसको क्या कर लें, इसको पीस लें ग्राइंडर से, या उसकी चटनी बना लें। अब जब हम इसको पीस लेंगे बच्चों तो कुछ आपको इस तरीके का मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है, थिक स्लरी मटेरियल मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, लेकिन जब आप इसको पीसेंगे बच्चों तो इसमें पीसने के दौरान एक चीज और आप इसमें मिलाएंगे, इसमें मिलाएंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या मिलाएंगे,
ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसका फार्मूला भी दिया है Cl3CCOOH। और इससे फाइनली जब हम इसमें मिलाएं देंगे, क्या मिला देंगे? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब हम क्या करेंगे, हम एक कपड़ा लेंगे, चीज क्लोथ लेंगे या कॉटन का कपड़ा लेंगे, जैसे सपोज दैट, और ये मान लेते हैं बीकर है, और ये बीकर है और इसके ऊपर हमने ये कपड़ा लगा लिया। इस कपड़े के ऊपर ये स्लरी मटेरियल को हमने डाल दिया। इसमें क्या है? हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड भी मिलाया हुआ है। और जब हम छानेंगे तो नीचे जो है हमें फिल्ट्रेट मिल जाएगा और ऊपर रिटेंशन हो जाएगा, जो छनेगा नहीं। तो दो तरीके के फ्रैक्शंस आपको मिल जाएंगे। पहला फ्रैक्शन है जो एसिड इनसॉल्युबल है और नीचे वाला कैसा है? एसिड सॉल्युबल है। तो नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट, और ऊपर वाले को बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल। तो ऊपर वाला जो रह गया बच्चों, यहां पर जो चीजें मिलेंगी उसको हम बोलेंगे कि ये है मैक्रोमॉलिक्यूल, और जो नीचे है, नीचे फिल्ट्रेट में है, ये है माइक्रोमॉलिक्यूल। तो हमने देखा यहां पर आपको फ्रैक्शन देखने को मिल रहे हैं। एक वो जो छना नहीं, हमने छाने पर ऊपर मिल गया, हमने कपड़े से छाना, और नीचे आपको फिल्ट्रेट मिला। तो जो छना नहीं उसको हमने बोल दिया ये मैक्रोमॉलिक्यूल है, और जो नीचे छन के आ गया फिल्ट्रेट में उसको हमने बोला माइक्रोमॉलिक्यूल है। ओके बच्चों, तो अगर हम यहां पर नाम देखें तो क्या कह रहा है कि जब आप एक चीज क्लोथ या कॉटन के कपड़े के साथ आप इसको छानेंगे तो आपको दो फ्रैक्शंस मिलेंगे। पहले को हम बोलेंगे फिल्ट्रेट, जो छन के नीचे आ गया, और ये इसको हम क्या बोलेंगे? ये एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है, एसिड सॉल्युबल प्रूव है। और दूसरा जो नहीं छना, मतलब ऊपर ही रह गया, उसको हमने बोला कि ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है। तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या आ गया? मैक्रोमॉलिक्यूल, और जो नीचे आ गए उसको हमने बोला माइक्रोमॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, आप देखिए साइंटिस्ट ने पाया कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये आपको इनकी संख्या यदि आप देखें तो ये थाउजेंड्स में आपको देखने को मिलेगी। यस, इस एसिड सॉल्युबल पूल में। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है? नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है जरा उसको देख लेते हैं। चलो, इसका तो हम लोग ने देख लिया, यहाँ पे कंपेयर भी कर लिया। यहां पर क्या कह रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि जब हायर क्लास में आप जाएंगे तो वहां पर आप सीखेंगे कि कैसे एक लिविंग टिश्यू का सैंपल लेके हम उसका एनालाइज करते हैं, और कैसे एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके बारे में तो आपको सीखना है कहां पर? हायर क्लासेस में। लेकिन यहां पर यह बताना आपके लिए जरूरी है, सफिशिएंट है, कि अगर हमें एक एक्सट्रैक्ट निकालना है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का, तो हमको उस एक्सट्रैक्ट को निकालने के लिए हमें वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स को अपनाना होगा, जब तक कि वो सेपरेटेड जो कंपाउंड जो हम पाना चाहते हैं, जब तक कि वो हमें नहीं मिल जाता उन सारे कंपाउंड्स के बीच में से। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि हमें आइसोलेट करना है, अगर हमें प्यूरिफाई करना है एक पर्टिकुलर कंपाउंड को इस पूरे ग्रुप से, तो प्रॉपर टेक्निक्स को हमें अपनाना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो एनालिटिकल टेक्निक्स होंगी। जब हम अप्लाई करेंगे किसी एक कंपाउंड में, तो हमें एक पर्टिकुलर वहां पर, अगर हम केमिस्ट्री की व्यू आपसे बात करें तो हम एक मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी डिराइव कर पाएंगे कि यस इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, और प्रोबेबली इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है उसको भी प्रॉपर तरीके से हम समझ पाएंगे उस कंपाउंड की, चाहे बात प्रोटीन की हो या बात कार्बोहाइड्रेट की हो या बात फैट की हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स जो कि हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या लिविंग टिश्यू में देखने को मिलते हैं बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल। तो यस, ये डिफिनीशन है जो बताती है कि बायोमॉलिक्यूल क्या है। तो बायोमॉलिक्यूल की डिफिनीशन कहती है कि जितने भी कार्बन कंपाउंड आपको लिविंग टिश्यू के अंदर मिलते हैं वो सब के सब बायोमॉलिक्यूल हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे क्या कह रहा है पैराग्राफ में, जरा इसको समझ लेते हैं। जैसा भी हो, यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको उसमें आपको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। यस, आपको यहां पर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी देखने को मिलेंगे। तो कैसे हम इसको जाने कि कैसे इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हैं? तो हमने ये तो देख लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे
मतलब आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, लिविंग टिश्यू लेंगे, पीसेंगे, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मिलाएंगे, फिर उसको छान लेंगे, तो वहां पर हम एनालाइज कर पाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। लेकिन अगर आपको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को अगर आपको एनालाइज करना हो तो उसके लिए जो आपको अलग जो एक्सपेरिमेंट अपनाना होगा वो एक्सपेरिमेंट अलग होगा, और इसमें हम थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन करेंगे। मतलब जो टिश्यू वगैरह लेंगे उसको सुखा उखा के उसको हम जलाएंगे, और जो हमें राख मिलेगी वहां पर आपको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो हमें क्या करना होगा, जब हम एक टिश्यू लेते हैं, थोड़ा सा टिश्यू लेते हैं स्मॉल अमाउंट में, वो लीफ का भी टिश्यू हो सकता है, लीवर का भी हो सकता है, और जब हम उसको मापते हैं तो वो क्या है, वो उसका वेट है। कौन सा वेट है, उसका वेट है। और जब हम इसको सुखा लेते हैं बच्चों, ड्राई इट कर लेते हैं, तो हमको इसका ड्राई वेट मिल जाता है। कैसे सुखाएंगे भाई, ओवन में रख देंगे तो जितना वाटर कंटेंट है वो इवापोरेट हो जाएगा। ओके बच्चों, जितना भी वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा। अब जो बचेगा, जो रिमेनिंग बच रहा है मटेरियल, उसको हमने उसको सुखा तो लिया ही है, और जब मापेंगे तो वो ड्राई वेट है। फिर हम इसको पूरी तरीके से इस मटेरियल को जला दें, फुली बर्न कर दें, तो जितना भी कार्बन कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और गैसियस फॉर्म में कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, और जो वाटर वेपर है वो भी बाहर चला जाएगा। फाइनली जलाने के बाद जो हमें मटेरियल मिलेगा, हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे राख, वो हो गई एस। और इस राख में आप देखेंगे, इस राख में आपको बहुत सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमारा सल्फेट है, फॉस्फेट है, ये सब आपको जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन था, जहां पर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला एक्सपेरिमेंट किया था, वहां पर भी यही एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। ओके बच्चों, तो एसिड सॉल्युबल पुल में भी आपको ये देखने को मिलते हैं, सल्फेट और फॉस्फेट जैसे। अगर हम बात करें तो ये जो एलिमेंटल एनालिसिस है, ये हमें ये बताती है कि लिविंग टिश्यू के अंदर एलिमेंटल कंपोजिशन कैसा होता है, मतलब कैसे कैसे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, ये सब आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलते हैं। जब हम कंपाउंड की प्रॉपर एनालिसिस करते हैं तो हमको एक आइडिया मिल जाता है कि कितने तरीके के ऑर्गेनिक और कितने तरीके के इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट मिलके प्रॉपर टिश्यू को बना रहे हैं, अर्थात लिविंग टिश्यू के अंदर मौजूद है। अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बात करें तो यहां पर आप क्या देखेंगे, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। जैसे एग्जांपल, एल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं है, कीटोन ग्रुप है या नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है या नहीं है। लेकिन जब हम एक बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बात करते हैं तो हम यहां पर इन जो कंपाउंड्स हैं हम इनको क्लासिफाई करेंगे, जैसे कि इसमें कौन से अमाइनो एसिड्स हैं, कौन से इसमें न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस हैं, कौन से फैटी एसिड हैं, इस तरीके से प्रॉपर हम वहां पर आइडेंटिफाई करेंगे अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो यहां तक हम लोग ने बच्चों ये समझा कि किसी लिविंग टिश्यू के अंदर कैसे हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। तो चलो इसको जरा समराइज वे में एक जगह मैं आपको सारी चीजें फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, जिससे आपको चीजें प्रॉपर क्लियर हो जाएंगी। चलिए जरा उस स्लाइड में आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एनालिसिस किया और किस तरीके से हम लोग ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस को किया है। चलिए सबसे पहले हमें देखेंगे बच्चों कि किस तरीके से हमने एनालिसिस किया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लिविंग टिश्यू लेना है, यस। फिर हम उसको, अगर हम बात करें, हमें क्या करना है, पहले हमें लिविंग टिश्यू लेना है, फिर हमें उसको पीस लेना है, किसके साथ, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ उसको पीस लेना है। पीसने के बाद हमको एक स्लरी चटनी जैसा मटेरियल ऑब्टेन होगा, यस। फिर हम इसको चीज क्लॉथ या मुस्लिन क्लॉथ या जो आपका सूती कपड़ा होता है उसके साथ आप छान लीजिए।
जब आप छानेंगे तो कुछ आपको एसिड इनसॉल्युबल पूल ऊपर मिलेगा और एसिड सॉल्युबल पूल नीचे आ जाएगा फिल्ट्रेट के फॉर्म पे। यस, दो कंपाउंड्स आपको ऑब्टेन्ड होंगे, ये नीचे वाला फिल्ट्रेट है और ऊपर वाला क्या है, एसिड इनसॉल्युबल पोर्शन है। तो ये फिल्ट्रेट में जितने चीजें मिलेंगे उनको हम बोलेंगे ये सब के सब क्या है बच्चों, ये सब के सब माइक्रोमॉलिक्यूल हैं, और जो ऊपर रह जा रहे हैं ये सब के सब क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल हैं। ठीक है बच्चों, तो ये माइक्रोमॉलिक्यूल है, मैक्रोमॉलिक्यूल है। ठीक है, तो फिल्ट्रेट क्या होगा, ये एसिड सॉल्युबल पोर्शन होता है और यहां पर आपको बायो मैक्रोमॉलिक्यूल मिलते हैं, और जो एसिड इनसॉल्युबल पोर्शन है यह आपका बायो मैक्रोमॉलिक्यूल है, जो नहीं क्षमा मैक्रो का मतलब क्या है, बड़ा। अब हम देखेंगे ये कौन कौन से माइक्रो और मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं, जरा हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने प्रॉपर एक लिस्ट बना दी है जिसमें आपको बताया गया जैसे माइक्रोमॉलिक्यूल, जैसे सिंपल शुगर, बहुत सारे सिंपल शुगर मिलके क्या बनाते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल। तो सिंपल शुगर कहां मिलेगा, फिल्ट्रेट के नीचे मिलेगा, जबकि कॉम्प्लेक्स शुगर आपको कहां मिलेंगे, मैक्रोमॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, कपड़े के ऊपर। जैसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, डीएनए आरएनए। ये आपके मैक्रोमॉलिक्यूल हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। जैसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये क्या है, माइक्रोमॉलिक्यूल है, लेकिन लिपिड्स क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स है। अमाइनो एसिड्स क्या है, माइक्रोमॉलिक्यूल है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। लेकिन यहां पर एक पॉइंट क्या समझने की है कि जो लिपिड है बच्चों, लिपिड्स को हम ट्रू मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपको एसिड इनसॉल्युबल, कैसा है, ये एसिड इनसॉल्युबल में भी मिलता है, इसलिए लिपिड को हम ट्रू मैक्रोमॉलिक्यूल्स नहीं बोलते हैं। ओके बच्चों, तो ये माइक्रो और मैक्रोमॉलिक्यूल्स की बात हो गई। अब हमने जो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखा था कि हम इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स है उसकी कैसे एनालिसिस करेंगे, उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, जरा इसको फिर से देख लो। नहीं, हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। यस, यहां पर हम एनालिसिस कर रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि जो हमने टिश्यू लिया है उसको जब हमने क्या किया, हमने एक टिश्यू ले लिया, प्लांट का या एनिमल टिश्यू ले लिया। यस, उसको हमने तौला, उसमें क्या मिलेगा हमको, वाटर कंटेंट मिलेगा, तो वो हो जाएगा उसका वेट। यस, उसको हम बोलेंगे वेट। अब क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, एक ओवन में लेंगे और उसमें उसको सुखा लेंगे, तो जितना भी वाटर कंटेंट है सब का सब क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। यस, और जब हम इसको अलग फिर तौलेंगे तो हम इसको बोलेंगे इसका ड्राई वेट। अब जब हमने इसको सुखा लिया तो हम इसको क्या करेंगे, इसको जला लेंगे। जलाने पर जितना भी कार्बन कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज होकर बाहर चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म पे, और जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा। अब जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, और राख मिलेगी। जब राख में हम एनालिसिस करेंगे बच्चों, तो यहां पर आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। यस, और एग्जाम्पल क्या है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको बच्चों कहां पर देखने को मिल रहे थे, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में भी देखने को मिल रहे थे। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर एनालिसिस कर पाएंगे, टिश्यू के अंदर कौन कौन से मौजूद है और कौन कौन से नहीं। तो इस तरीके से बच्चों जो एनसीईआरटी की लाइंस थी उसको हम लोग ने क्लियर किया। थोड़ा सा और डीप में आपको यहां पर कुछ पॉइंट्स और बता देते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में आपको क्या क्या मिल रहा है, तो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में बच्चों आपको यहां पर मिल रहा है क्या, माइक्रोमॉलिक्यूल। एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में यहां पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होगा, कम होगा, जबकि मैक्रोमॉलिक्यूल जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, हाई होगा। यहां पर माइक्रोमॉलिक्यूल है, यहां पर मैक्रोमॉलिक्यूल है। अगर हम एक प्रॉपर डाटा की बात करें तो माइक्रोमॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चों वो 18 से 800 डाल्टन्स होता है। इसका एग्जांपल जैसे सिंपल वाटर, मिनरल्स, अमाइनो एसिड और शुगर। सेकेंड, अगर हम बात करें यहां पर मैक्रोमॉलिक्यूल की, तो यूजुअली इसका वेट जो होगा वो 800 से 10,000 डाल्टन्स तक हो सकता है। ये कहां 18 से 800 है और ये 800 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो 800 के ऊपर कहां तक, 10,000 डाल्टन तक सब के सब मैक्रोमॉलिक्यूल्स होंगे और ये इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में देखने को मिलेंगे। एग्जांपल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है।
तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ने देखा कौन सा माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल है, और एक्सेप्शन के रूप में लिपिड आपको पता है ये ट्रू मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि ये एसिड आपके सॉल्युबल फ्रैक्शन में भी आ जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को क्लियर किया। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटीन से।